नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे ईरानी सदर के दौरे के हवाले से। इस वक्त इस्लामाबाद मरकज़ निगाह बना हुआ है, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात देखने में आए। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बिलाल डार। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपके वक्त का। क्या मनाजिर देखने में आ रहे हैं? सिक्योरिटी की भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए और ये भी बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर पहले ईरानी सदर को जो है वो वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात भी हुई है। इस वक्त वो वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक तारीखी दौरा है और एक ऐसे वक्त ये दौरा है कि जिस वक्त ईरान ने अपने इस्लामी ममालिक में खास तौर पर अपने आप को एक उसके अपनी हैसियत को मनवाया है कि उसे मिलकर भी एक सुपर पावर और इजराइल जैसी जो जदीद टेक्नोलॉजी वाला एक हामिल मुल्क है, वो जो दोनों मिलकर भी उनको शिकस्त नहीं दे सकी और उन्होंने इन दोनों को नाको चने चुभवाए हैं। तो इस वक्त इनका ये दौरा पाकिस्तान जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। एक तरफ आपके इल्म में है कि यूरोप में एक मुज़ाकरात हो रहे हैं अगले टेक्निकल मामला के ऊपर, ईरान के एटम बम के ऊपर और दीगर एटमी सलाहियतों के हवाले से। तो दूसरी जानिब ये जो वफ्द है ये पाकिस्तान आया हुआ है, तो ऐसे में ये पाकिस्तान की अहमियत को और उजागर करता है कि पाकिस्तान जो कि एक जमाने में जिसको एक कहा जाता था कि ये डबल गेम खेलते हैं और इस किस्म के हमारे जो मुखालिफ ममालिक हैं उन पर तो इल्जाम लगाते थे, आज वो सारी बातें एक तरफ उड़ कर रह गई हैं और अब पूरी दुनिया हमारी तरफ आती है। अगर अमेरिकन को देखें तो वो हमारे पास आते हैं सेल्फी करवाने के लिए, अगर ईरानियंस को देखें तो वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं और ममालिक भी आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो एक मुस्बत इमेज है वो तो उभरा ही उभरा है। साथ में पाकिस्तान की आलमी सतह पर ऐसे तनाजात को हल करने के हवाले से पाकिस्तान का एक तशख़्ख़ुस नए सिरे से एक नया उजागर हुआ है। ध्यान में रखना चाहिए कि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई ममालिक के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं, लेकिन जब ईरानी सदर आए तो हमने खुद देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ही नायब वज़ीर आज़म भी गए, बिलावल भुट्टो साहब भी थे, सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी थे, आसिफा भुट्टो साहिबा भी थी। तो पाकिस्तान की सीनियर क़यादत, आला क़यादत खुद ईरानी सदर को रिसीव करने के लिए गई। जी ये बिल्कुल एक असल में ये बहुत बड़ा काम दिया गया कि पाकिस्तान और ईरान के आवाम के दरमियान और उनकी जो क़यादत है, सियासी हो या अस्करी क़यादत हो, इनके दरमियान ताल्लुकात इस लेवल पे हैं कि दोनों एक दूसरे के एहतराम में इतना आगे गए। और ये बहुत वीआईपी प्रोटोकॉल है कि इस लेवल पर जाके पाकिस्तान की आला क़यादत ने ये किसी भी सदर का या किसी भी इस तरह के विजिट का उनको इस तरह का इस्तकबाल दिया है। ये चीजें ये शो करती हैं कि अब मुस्तकबिल करीब में या हाल में और मुस्तकबिल करीब में इन दोनों ममालिक के जो रवाबित हैं, वो चाहे तजारती हों, माशी हों, माशरती हों या और दीगर शोबों के अंदर हों, तो वो उसमें बहुत ज्यादा गर्म जोशी दिखाई देगी इंशाल्लाह ताला। और जितना से बताइएगा, क्योंकि अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है, पाकिस्तान के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, पाकिस्तान की माशी पॉलिसी के हवाले से क्या कोई बात हुई है ईरान के साथ? हम देखेंगे कि आने वाले चंद माह में कोई बड़ा मुआहदा हो सकता है, क्योंकि गैस पाइपलाइन का मुआहदा था वो तो पूरा ना हो सका, लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मज़ीद ट्रेड की जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत इसमें डेवलपमेंट होने वाली है, क्योंकि जो मेरे ज़राए के मुताबिक, एक तो आपने खुद ही इशारा कर दिया, जो मेरे ज़राए ने भी इसकी तस्दीक की है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है उसके हवाले से भी बातचीत हुई है। और ईरान से जो इन खास तौर पर इन दिनों में जो 60 दिनों की नरमी है और ईरान को तेल बेचने की इजाजत भी मिली है, उसमें पाकिस्तान भी अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अगर यहाँ से पेट्रोल लेता है तो वो आपके इल्म में है कि बिल्कुल सरहदें साथ मिली हुई हैं और वो लॉजिस्टिक के जो खर्च होते हैं और महंगा तेल जो दूसरी जगह से मिलता है गो के वो हमें क्रेडिट पे भी मिलता है। एक सूरत वहां से भी है कि जो हम सऊदी अरब से या कतर से तेल लेते हैं वो क्रेडिट पे लेते हैं, उनके साथ हमारी एक डील है। लेकिन ईरान के साथ जो बिल्कुल हमारे बॉर्डर मिले हुए हैं, अगर वहां से ये पाइपलाइन के जरिए पेट्रोल आता है तो वो लॉजिस्टिक जो मामलात हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। फिर दूसरा, यहाँ से ईरान से भी एक रूट बनता है जो सेंट्रल एशियन कंट्री को जाके टच करता है। यानी अगर अफगानिस्तान में अगर हमारे लिए कुछ अगर कोई हर्डल्स हैं तो वो इधर से बाईपास की जा सकती है और इसका बराह रास्त फायदा ग्वादर पोर्ट को बहुत ज्यादा हो सकता है। और इसके अलावा एक खास इशू के ऊपर मेरे ज़राए के मुताबिक बात हुई है, वो बलोचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आए रोज मासूम बलोचिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के दीगर लोगों को वो वहाँ पे शहीद करते हैं, और उनके लिए ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है जी
वो एक सेफ हेवन बना हुआ है, और उस सेफ हेवन में इस तरह से है कि जब पाकिस्तानी फोर्सेज उनको कोई कार्रवाई करने लगती है या करती है तो वो भाग के ईरान वाले बॉर्डर में पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं, तो पाकिस्तान फोर्सेज वहां नहीं जा सकती। तो अब ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इस चीज पे बातचीत शुरू हो गई है कि अमन हो चुका है, और ये फाइनल जो डील होने के बाद इन चीजों को दोनों ममालिक मिलकर, जैसे 70 में एक ऑपरेशन हुआ था जिसके नतीजे में बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को कुचल दिया गया था, ईरान और पाकिस्तान ने मिलकर ये ऑपरेशन किया था दोनों साइडों पे। इसी तरह ईरान के हवाले से कुछ ऐसी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बिल्कुल ठीक है, ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपकी जो गुफ्तगू है वो सुन रहे हैं, लेकिन इसी गुफ्तगू में एक सवाल उनसे भी कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बलूचिस्तान का भी मामला है, बलूचिस्तान भी हमारा वो सूबा है जहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात माजी में भी हमने बहुत देखे, और इन दिनों भी दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो बलूचिस्तान में होते रहते हैं। क्या समझते हैं आप कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुस्बत दोस्ती बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात को कम करने में मुस्बत साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, लेकिन इसका बहुत सारा शेयर जो है वो अमेरिकन के साथ कोऑपरेट करने में होगा, बिकॉज ये जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं इनको टैसिट सपोर्ट हासिल है, एक कोवर्ट सपोर्ट हासिल है मुसाइद की, और उसके अंदर CIA भी अपना हिस्सा डालती है। तो ईरान के साथ जो सिस्तान के इलाके में है, वो तो अगर पाकिस्तान ईरान के साथ या ईरान अपनी साइड वाला बॉर्डर जो है, एक तो वो एक्टिवली पेट्रोल कर दे या उसको सर्वेल करे, और साथ साथ जो उनके हाइड आउट्स इस इलाके में हैं, जो अभी वैसे काफी हद तक रिड्यूस हो गए, कि वो मेरे अंदाजे के मुताबिक, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सारे अफगानिस्तान शिफ्ट हो गए और अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ईरान ने इससे पहले भी वहाँ पे कुछ ऐसे सबूत आए हैं जिसमें ईरान ने कुछ चीज़ों को नैरो डाउन किया था। तो उसपे जो वहाँ पे जो BLA और BRA के जो वहाँ पे लोग थे, वो उन्होंने उस चीज़ को इंडिकेट किया कि ईरान हमारे गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान और ईरान बिल्कुल बॉर्डर को जो क्रॉसिंग्स हैं और जो बॉर्डर है उसको ईरान की तरफ से एक्टिवली मॉनिटर किया जाए। पाकिस्तान में तो काफी सारी बॉर्डर के साथ पोजीशनिंग की हुई है, तो बहुत फर्क पड़ सकता है, और उसको ये चीज को पाकिस्तान को अमेरिकन से भी उठाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जितने दहशतगर्दी के अड्डे हैं वो सारे के सारे उसके अंदर बहुत सारा हाथ मुसाइद का, रॉ का और इनडायरेक्टली CIA का भी हाथ है। तो हमें इस चीज को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त तक दहशतगर्दी के हालात ठीक नहीं होते उस वक्त तक ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान में कोई अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आनी मुश्किल है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो सिक्योरिटी पहले देखता है, फिर वो अपना पैसा डालता है। तो हमें इस चीज पे गौर करना है, और ये बातचीत आई एम श्योर ईरान भी रियलाइज करेगा, क्योंकि शेयर्ड बॉर्डर है पाकिस्तान ईरान का, 900 किलोमीटर का बॉर्डर है और बड़ी कॉन्टिन्यूस बॉर्डर है। तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, और उस बॉर्डर को हम बहुत इफेक्टिव तरीके से ट्रेड पार्टनरशिप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पे इनफॉर्मल जी ब्रिगेडियर साहब, जहाँ इनफॉर्मल इकोनॉमी में इतना पैसा जा रहा है, आपको पता है कि तेल, डीजल, पेट्रोल, ईटेबल ईरान की जितनी है वो स्मगल होकर पाकिस्तान आती है, और जो स्मगलिंग होती है तो उसका तमाम पैसा इनफॉर्मल इकोनॉमी में जाता है। आप कोयटा जाए, वहाँ आपको घर के बाहर या दुकान के बाद जो पेट्रोल है वो 150 रुपए लीटर मिल जाता है। तो हमें अगर उस चीज को हम फॉर्मलाइज कर लें और गैस की प्रोविजन को फॉर्मलाइज कर लें, तो पाकिस्तान की LNG जो आप एक महंगे पैसे पे लेते हैं, और बल्कि वो LNG जिसके आपने वो पैसे पे किए हैं पर डे के हिसाब से 5,66,334 मार्च लेके अभी तक, वो LNG जो कतर से आपको मिली नहीं, आप उसके रोज पैसे पे कर रहे हैं, जो आपने सॉवरेन गारंटी दी है। बिल्कुल ठीक है। मखदूम साहब से भी इसी पे पॉइंट ले लेते। मखदूम साहब, बात हो रही थी ईरान अमेरिका के हवाले से, लेकिन जाहिर है बलूचिस्तान के हवाले से भी कंसर्न थे, उस पर भी हमने बात की। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने देखा कि बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात हो रहे थे दोनों फरीकैन के दरमियान, तो उसी वक्त एन वक्त पे डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पे पैगाम आता है। उनका कहना ये था कि अगर ईरान ने दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया तो ईरानी डेलीगेशन अपने मुल्क वापस नहीं जा पाएगा, ईरान को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देंगे। आपने खुद अपने डेलीगेशन को यहाँ मुज़ाकरात करने के लिए भेजा हुआ है, तमाम मीडिया उसे कवर कर रहा है, फिर उस पर इस तरह के बयानात आ जाते हैं एक सदर के, एक आम आदमी के नहीं, जबकि एक मुल्क को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
کیا سمجھتے ہیں آپ کہ دوبارہ اگر اس طریقے سے بیانات آتے رہے ڈونلڈ ٹرمپ کے تو یہ جو مذاکرات ہیں یہ ڈیلے ہو سکتے ہیں، اس میں تعطل آ سکتا ہے؟ جی مخدوم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے بلال، آپ نے میرے یہ سوال سنا ہوگا، میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں کیونکہ آپ اس حوالے سے سٹوری کور کر رہے تھے۔ جی میں نے آپ کی تھوڑی آواز تھوڑی کٹ رہی تھی، اگر آپ ریپیٹ کر دیں کر لیں۔ جی بلال، میرا سوال یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات آ جاتے ہیں وہ بھی تب جب ایران امریکہ مذاکرات برگن اسٹاک میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کا ایکس پہ پیغام آیا تھا کہ اگر ایران نے دوبارہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا تو پھر ہم ایران کو تباہ کر دیں گے، اور جو ڈیلیگیشن اس وقت برگن اسٹاک میں موجود ہے مذاکرات کے لیے وہ اپنے ملک دوبارہ نہیں جا سکے گا۔ ایک طریقے کا تھریٹ تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا تھا۔ ایک جگہ تو ان کی ڈیلیگیشن آ کے امن کی بات کرے اور دوسری جانب ایک صدر کی جانب سے اس طرح کا بیان آتا ہے، کیا کہیں گے؟ جی دراصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس جنگ میں جو امریکہ ایک سپر پاور ہے وہ اپنے کوئی بھی جو ان کا ہدف تھا وہ حاصل نہیں کر سکا، نہ رجیم چینج ہو سکی وہاں پہ، نہ وہاں پہ ایران کو گھٹنے ٹیکے جا سکے ان کے، اور نہ ہی اور کسی قسم کا کوئی ہدف حاصل کیا جا سکا۔ اور اب جس طرح کی جو ایم او یو سائن ہوا اور اس میں جو پوائنٹس آئے ہیں ان تمام کے تمام پوائنٹس میں کوئی ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے جس میں امریکہ یا اسرائیل کی جیت ہوئی ہو۔ ایران کو ہر طرح سے سپورٹ ملی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو امریکن میڈیا ہے جس میں CNN ہے، فاکس نیوز ہے اور دیگر جو واشنگٹن پوسٹ ہے، دیگر ادارے ہیں، نیو یارک ٹائمز ہے، یہ سارے کے سارے صدر ٹرمپ کو ایک ناکام صدر اس حوالے سے اس کو ٹھہرا رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے امریکن خود میڈیا کا اور انٹرنیشنل جو میڈیا جس میں یورپین میڈیا اور انگلینڈ کا میڈیا خاص طور پہ وہ بھی صدر ٹرمپ کی اس کو ہار قرار دے رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ کو اس میں امریکہ کا اس کو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے سرنڈر کیا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب صدر جو ٹرمپ ہے ان کا آگے الیکشن آ رہا ہے مڈ ٹرم، اور اس کے حوالے سے وہ ان کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ امریکہ میں بہت بری طریقے سے گرا ہے، اور اس حوالے سے اب ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جس میں وہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ نے کوئی جھک کے ڈیل نہیں کی، کوئی مجبوری کے تحت ڈیل نہیں کی، بلکہ اس چیز کو دھونے کے لیے اور اس میڈیا میں کھیلنے کے لیے اور اپنے ایک پرسپشن بنانے کے لیے ایسی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایسی دھمکیاں وہ دوران جنگ بھی دے چکے ہیں کہ میں ایران کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے اس کو مٹا دوں گا، لیکن کیا ہوا ایران نے جو ہے وہ امریکہ کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ بہت شکریہ بلال ڈار، بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے ہمراہ تھے بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، میاں ثناء اللہ صاحب، مخدوم بابر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔